Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concepts by PS. Today we are going to discuss about the various methods which are used in separating the components of mixture. So it is in the chapter 2 of NCERT Science. Is matter around us pure? This will be the lecture 4. So friends, in previous lecture we have already discussed about the types of mixture and the various examples of mixture. जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा, मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में फिज़िकली मिक्स करते हैं तो उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर को हम किसी भी फिज़िकल टेक्निक या फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। कुछ सिंपल प्रोसेस होते हैं जो मिक्सचर इन लार्ज इनफ रहते हैं, जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, और सिंपल होते हैं, मींस 2 और 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। उन मिक्सचर्स को, उन हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को हम कुछ सिंपल टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, यूजिंग मैग्नेट, थ्रेशिंग, विनोइंग। ये सारी टेक्निक्स आपने क्लास 6-7 में जब साइंस पढ़ी होगी तो उनमें भी देखी होंगी। ये सारी सिंपल टेक्निक्स की मदद से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लो, अब बाउल ऑफ फ्रूट्स, आप फ्रूट सलाद में क्या होता है, कई तरह के फ्रूट्स होते हैं। उसमें मैंगो होता है, बनाना होता है, एप्पल होता है, पपाया होता है, ग्रेप्स होते हैं, ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, अनार होता है ना, वेरियस तरह के फ्रूट्स होते हैं। अगर आप उन्हें मिक्स कर दो और अगर आपको टास्क दिया जाए कि उनमें से जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें आप डिफरेंट प्लेट्स में सेपरेट आउट कर दो, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल। आप उसमें कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपने अपने सभी लोग घरों में देखा होगा, मम्मी लोग कभी क्या करते हैं, जब कुछ चावल या फिर कुछ जो गेहूँ होता है, जो अनाज होते हैं हमारे पास, सीरियल्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे कुछ अगर कंकड़ होते हैं या मिट्टी होती है तो उनको क्या करती हैं वो, या अपने सर्वेंट्स के थ्रू या अपने घर की जो मम्मियाँ होती हैं तो वो लोग क्या करती हैं, उन्हें छन्नी से छानती हैं, जो कि अलग अलग पोर साइज़ की होती है। उस अलग अलग पोर साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरीके का उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उस तरीके की पोर साइज़ वाली, पोर मतलब जो छेद होते हैं, उसी साइज़ की छन्नी का इस्तेमाल करके हम सीविंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो सीविंग यानी छानना। फिल्ट्रेशन का भी प्रोसेस होता है छानना, बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट आउट करते हैं, वो सॉलिड जो कि लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे चाय बनाने के बाद आप बची हुई जो टी लीव्स होती है उन्हें छानते हो, या फिर फनल की मदद से किसी भी मटेरियल को सेपरेट आउट करते हो, फिल्टर पेपर और फनल की मदद से। इसी तरीके से मैग्नेट की हेल्प से भी आप कुछ मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हो, पर मैग्नेट की मदद हम तभी ले सकते हैं जब जो हमारे मिक्सचर का उनमें से कोई एक कंपोनेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, मतलब मैग्नेटिज्म, यानी कि वो आयरन होना चाहिए या आयरन लाइक सब्सटेंस होना चाहिए, क्योंकि आयरन लाइक सब्सटेंस ही मैग्नेट से ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, सैंड और आयरन नेल का मिक्सचर या सल्फर और आयरन नेल का मिक्सचर, उसको आप मैग्नेट की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हो। थ्रेशिंग क्या प्रोसेस होती है? जब आपके पास जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टॉक में होते हैं। आपने देखा होगा कि जब धान खेत में हमारे, जितनी धान होती है या जितनी क्रॉप फील्ड होती है वो बन के तैयार हो जाती हैं, जब तो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं हम। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसमें से जो अनाज के दाने होते हैं उन्हें बाहर निकालना होता है उनके स्टॉक्स में से, है ना। स्टॉक्स मतलब वो जो पूरी झाड़ होती है, उस झाड़ में से अनाज के दानों को बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो स्टॉक्स काफ़ी सूख चुके होते हैं, है ना, काफ़ी ड्राई हो चुके होते हैं। तो उन्हें जब हम एक लार्ज सॉलिड सरफेस में बीटन करते हैं, मतलब थोड़ा पटकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, है ना। ये फार्मर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एक प्रोसेस है विनोइंग यानी विंड का यूज़ करके, जब हम एक सूपे, ये जनरली विलेजेस एरिया में होता है, सूपा का यूज़ करते हैं इसमें, और विंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको हम जिगजैग मोशन में हिलाते हैं, जिसकी वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आगे की ओर बढ़कर
नीचे गिर जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे उस सूपे में ही रह जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस थे जिनसे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के थ्रू जो पहला जो दिस वन इज़ डिपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। इस तरीके से हम विनोइंग यूज़ करते हैं। जो लाइटर मटेरियल होते हैं वो हवा से बाहर हो जाते हैं और जो हैवियर मेटिकल्स होते हैं वो नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और जो लाइटर होते हैं वो दूर चले जाते हैं। फिर उसके बाद थ्रेशिंग इस तरीके से बीट करता है फार्मर। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये छन्नी से छानना या इस फनल का यूज़ करके करना। मैग्नेट, हम जैसे सैंड है और उसमें आयरन लाइक कोई सब्सटेंस है तो मैग्नेट की मदद से वो आयरन मैग्नेट में ही चिपक जाएगा। हैंड पिकिंग यानी बड़े बड़े दाने जो होंगे वो आप जान सकते हो, चावल गेहूँ किसी में भी अगर बड़े बड़े जो कंकर जो आप नेकेड आई से देख सकते हो एंड अपने हाथों में उसको पकड़ सकते हो, उस तरह के जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे थे कुछ सिंपल प्रोसेस। बट इसके अलावा कुछ हेट्रोजीनस मिक्सचर जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं और होमोजीनस मिक्सचर में क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो कंपोनेंट होता है वो विजिबल नहीं होता है, जो सॉल्यूशन होता है। होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल में अपन ने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट होते हैं वो जनरली विजिबल नहीं होते हैं ना, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। तो उसकी वजह से क्योंकि वो पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं, तो उस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को और कुछ हेट्रोजीनस मिक्सचर जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं उन तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो सम ऑफ द टेक्निक्स आर इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सो स्टार्टिंग विथ इवापोरेशन, ये टोटल 8 टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक्स में कंसर्न करेंगे एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द नेक्स्ट 4 टेक्निक्स। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले हम इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन क्या होती है, आपने सुना होगा। इवापोरेशन एक सिंपल प्रोसेस होती है जो आप वाटर साइकिल में भी देखते हो, जो अभी आपने स्टेट्स ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था तो उसमें भी इवापोरेशन प्रोसेस देखी थी, जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन ये जो इवापोरेशन की प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल में, हम यहाँ जितनी भी प्रोसेस देखेंगे उनकी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है इवापोरेशन मेथड का, बाय इवापोरेशन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय अलोइंग सॉल्वेंट टू बिकम गैस लीविंग द सॉल्यूट बिहाइंड। जनरली होता क्या है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, समझ लीजिए शुगर वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें शुगर वाटर रखा हुआ है। शुगर वाटर यानी वाटर है जिसमें शुगर मिक्स किया हुआ है। अब अगर उस शुगर को उस वाटर से सेपरेट आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट था हमारे पास, उसमें से हम सॉल्वेंट को गैस बनने देंगे। तो सॉल्वेंट को गैस कब बना सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। तो हम थोड़ा हीट सप्लाई करेंगे या फिर उसे जाकर सन, है ना, सन के ऊपर, मतलब खुली छत में रख देंगे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है समर डेज में। तो इवापोरेशन हमारे छत की फ्लोर में भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इनफ टेम्परेचर हो जाता है सन रेज की वजह से। तो सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, सन की वो टेम्परेचर की मदद से हाई टेम्परेचर मिलने में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे अपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से बाहर आ जाएंगे, अपनी जो स्पेस है उससे लीव आउट करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लीविंग द सॉल्यूट बिहाइंड। तो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब हमारा तो ये था प्रिंसिपल इवापोरेशन का। तो इस तरीके से जब एक चीज़, दो चीज़ों का तो सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब हमारा जो सॉल्वेंट था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूट होगा। तो हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो जाते हैं। जनरली हम इवापोरेशन होमोजीनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं। किस तरह के मिक्सचर को, होमोजीनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं, जिसमें से जो सॉलिड है वो डिज़ोल्व होता है लिक्विड में। जनरली हम इसमें सॉल्यूशन वाले पार्ट को लेते हैं जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल्स कुछ मेंशन है, शुगर फ्रॉम वाटर, डाई फ्रॉम इंक, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंक, आपने इंक सुनी होगी ब्लू या ब्लैक कलर की, तो क्या आपको क्या लगता है जो ब्लू या ब्लैक कलर की इंक है तो उसमें क्या केवल एक कलर है, नहीं, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं कई सारे, तो उन कंपोनेंट्स को भी आप इवापोरेशन की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हो। या सॉल्ट फ्रॉम सी,
सी में से सॉल्ट को भी अगर करना है, अगर पानी इवापोरेट होता जाता है तो धीरे धीरे जो लेयर होती है सॉल्ट की, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीचे बच जाते हैं। तो इस तरीके से इवापोरेशन प्रोसेस यूज़ होता है। ये देखिए डायग्राम में अपन ने क्या किया है, सिंपल एक बंसन बर्नर लिया है, क्यों, ताकि टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण आपका ये जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है जो कि एक इवापोरेटिंग डिश में रखा हुआ है, वो इसमें से जो वाटर है वो लीव आउट हो गया है। जो वाटर है वो देखिए आपको ऊपर आ रहा है, वो वेपर बन के लीव आउट हो जाएगा और नीचे जो है वो हमारे क्रिस्टल्स बच जाएंगे सॉल्ट के। इसी तरीके से एक इवापोरेशन प्रोसेस आप ये देखिए जिसमें क्या है, वाटर और बीकर है जिसमें वाटर है, ऊपर हमने क्या की है, वॉच ग्लास रखी है। हम डायरेक्ट इंक को हीट नहीं करते हैं क्योंकि वो बर्न हो जाएगी। इसकी वजह से हम पहले उसको बीकर में पानी भर के उसको गर्म करते हैं, फिर उसकी जो भाप है उससे हमारा एक डिश रखी हुई है, उस डिश के ऊपर वॉच ग्लास जिसको हम बोलते हैं, उस वॉच ग्लास के ऊपर हमने इंक रखी हुई है। डायरेक्टली आपको इंक को हीट नहीं करना है, वरना ये प्रोसेस आपको आपका जो एनालाइट है जो आपको चाहिए वो रिसीव नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, उसको पहले वॉच ग्लास में रखोगे, वॉच ग्लास को एक बीकर के ऊपर रखोगे और नीचे बर्नर कर दोगे। तो बर्नर की मदद से पहले पानी गर्म होगा जो बीकर के अंदर रखा हुआ है, और फिर जब पानी गर्म हो जाएगा तो वो वॉच ग्लास में रखी इंक को हीट अप कर देगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो इंक है वो वेपर फॉर्म में हो जाएगी और उसके कुछ क्रिस्टल्स जो डाई होते हैं वो रिमेनिंग हो जाएंगे। ओके, दैट विल रिमेन इन द वॉच ग्लास। तो इस तरीके से ये हमारा इवापोरेशन प्रोसेस था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आम भाषा में हम इसको कहते हैं मथना। आपने अपने कभी अगर दादा दादी के घर गए हो गांव में, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी उन लोगों के पास मटके रहते हैं, उस मटके में मक्खन रखा हुआ होता है और उस मक्खन के बीच में उन लोग मक्खन जो मलाई, दूध की मलाई जो लोग स्टोर करके रखते हैं, और कुछ दिनों के बाद एटलीस्ट 10 डेज़ 20 डेज़ बाद जब वो इनफ जो हमारा ये स्टोरेज होता है मलाई का वो इनफ हो जाता है, तो उसको हम वो लोग एक रॉड टाइप की लेते हैं, वुडन स्टिक टाइप की लेते हैं और उसमें रस्सी को बांध के क्या करते हैं, मथते हैं, है ना, उसको राउंड एंड राउंड करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इस तरीके से वो जो प्रोसेस होती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ नथिंग बट किसी भी ऑब्जेक्ट के में हाई एनर्जी रोटेशन करवाना, ऑब्जेक्ट को हाईली रैपिड मोशन करवाने को ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो इट इज़ द टेक्निक विच इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल मतलब रोटेटरी फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी फोर्स, रोटेट करना। तो रोटेटरी फोर्स, ताकि हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सॉल्यूशन के वो सेपरेट आउट हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं उनका बेसिस क्या होता है, साइज, शेप, डेंसिटी और विस्कोसिटी। ये अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग या शेप के अकॉर्डिंग या डेंसिटी के अकॉर्डिंग, विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। जनरली ये प्रोसेस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम नहीं करता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में सॉल्यूशन के, बट अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, तो हम उसको फिल्ट्रेशन की मदद से नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि सीव ट्यूब या फिल्टर पेपर उसको फिल्ट्रेट के रूप में ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जनरली सबसे ज़्यादा जो इसका बेसिक यूज़ है वो कहाँ होता है, जो भारी, जो थोड़ा हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अगर कम हैवी पार्टिकल से सेपरेट आउट करना, मतलब अगर डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए, जो दो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनकी अगर डेंसिटी में डिफरेंस है तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो लाइटर पार्टिकल से सेपरेट आउट हो सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस आधार पर काम करता है, डेंसिटी के आधार पर। क्योंकि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं जब उनको बहुत तेज़ी से रोटेट करो तो डेंसर पार्टिकल अपने आप किस ओर चल जाते हैं, नीचे की ओर चल जाते हैं, और ऊपर क्या आ जाता है, लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब हम मलाई से मक्खन वो करते हैं तो क्या होता है, जब हम बहुत रैपिडली मतलब तेज़ से उसको स्पनिंग करते हैं, स्पनिंग यानी रोटेट करना, घुमाते हैं, तो क्या होता है, हमारा मक्खन बाहर निकल आता है और नीचे हमारे क्या बच जाती, छाछ बच जाती है। तो छाछ, इसका मतलब छाछ की जो डेंसिटी है वो हैवी है, एज कंपैरिजन टू मक्खन उसकी डेंसिटी कम है। ओके, तो
सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं? ये जनरली लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में जब आप अपना ब्लड सैंपल दे कर आते हो, यूरिन टेस्ट दे के आते हो, तो उस ब्लड सैंपल्स में से बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कौन से कंपोनेंट कितनी मात्रा में प्रोटीन, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कुछ शुगर, इनको कितनी मात्रा में क्या प्रेजेंट है, ये हम, क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, प्रोटीन, फैट, शुगर की डेंसिटी वेरी करती है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करती है, इस वजह से हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर डेयरीज़ में, जो डेयरीज़ होती हैं वहाँ पर हम बटर निकालते हैं क्रीम में से, वही जो अपने घर में भी, इवन होम में भी हमारी मम्मा ये करती हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू सिक्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। आपने वॉशिंग मशीन में हमारे दो बॉक्स होते हैं, एक होता है हमारे कपड़े धोने वाला और जो दूसरा बॉक्स होता है वो कपड़े सुखाने वाला। जब आप वॉशिंग मशीन में सुखाने वाला रोटेट करते हो, सुखाने के लिए कपड़े डालते हो, तो होता क्या है, वो इतनी तेज़ सेंट्रीफ्यूज करता है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वाटर क्या हो जाता है, नीचे सिक्यूज आउट हो जाता है और फिर जो कपड़े हैं वो लाइट अप होके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू सिक्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, है ना, क्योंकि उसमें भी हम बहुत तेज रोटेट करते हैं। इसी तरीके से वैक्सीन का भी प्यूरिफिकेशन करते हैं, उनमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने में हेल्प करता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और वेजिटेबल्स ऑयल को रिफाइनिंग मतलब प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के ये कुछ पिक्चर्स देख लीजिए आप। जैसे इसमें क्या हुआ, ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, बहुत सिंपल मशीन है जो कि हर लैब में रखी रहती है। इस लैब में कुछ भी नहीं है, ये रोटेटर लगा हुआ है, इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके ऑन करते हैं तो इसको इनफ एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये जो रोटेटर है वो रोटेट करने लगता है। तो इसके अंदर जो हमारी 2 टेस्ट ट्यूब्स थी, जिनमें हमने बिफोर कंडीशन में क्या हुआ है, जितना मटेरियल है वो मिक्सचर है, बट लास्ट में क्या होगा, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो ऊपर है वो सुपर नेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? सुपर नेटेंट कहलाता है। ओके, इसी तरीके से ये ब्लड सैंपल है, इसमें हम फिकॉल मतलब एक पर्टिकुलर नोन डेंसिटी का लिक्विड लेते हैं, फिर उसके ऊपर हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर उसे हम सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने पर मतलब बहुत तेज रोटेट करवाते हैं, तो हमारे ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्लाज्मा, WBC सेल, RBC सेल, न्यूट्रोफिल्स, फिकॉल, ये सारी चीज़ें अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वेरिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं डिफरेंट कॉलम्स में। ओके, तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इस तरीके से भी हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्लिमेशन, द नेक्स्ट प्रोसेस। सब्लिमेशन को भी हमने कन्वर्जन में देखा था। सब्लिमेशन एक ऐसी मेथड होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड फेज। ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है जनरली उन कंपोनेंट्स में, अगर उन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिनमें से एक कंपोनेंट, अगर किसी भी मिक्सचर का एक कंपोनेंट सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट कंटेन करता हो, तो हम उसको नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो सब्लिमेशन, जिनको हम सब्लाइम कर सकें, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे, किस आधार पर ये काम करता है? जनरली क्या होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, तो वीक होने की वजह से अगर हम उसे इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एकदम से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होके अपने स्पेस को छोड़ के लीव आउट हो जाते हैं। जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो अपने स्पेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स के हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हेंस एट हायर वेपर प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई वेपर प्रेशर होने पर वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पहुंचते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी पाकर, क्योंकि उनका जो एक ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर लिक्विड, गैसियस एंड, मतलब एक स्टेट होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस या तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है और गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की कि वो उस कंडीशन में किसी भी, मतलब ना ही वो लिक्विड स्टेट में होता है, ना ही लिक्विड, ना सॉलिड, ना गैशियस, तो उस पॉइंट में वो इनफ एनर्जी पाते हैं, मतलब बिलो देयर ट्रिपल पॉइंट या क्रिटिकल टेम्परेचर वो सॉलिड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है,
देखते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस मेनली फॉरेंसिक साइंस में बहुत यूज़ होता है। फॉरेंसिक साइंस जब किसी को हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कैम्फर का यूज़ करके या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करके जो सब्लाइम होते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी प्रोसेस को इंक्रीज अप करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में भी यूज़ होता है। कुछ गंदगी होती है, अगर उसे हटाना हो, है ना, उनमें से अगर एक कंपाउंड सब्लाइम हो तो हम आसानी से ये प्रोसेस कर सकते हैं। और फ्रॉस्ट फ्री एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी लैब में हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेबल सब्सटेंस, ऐसे कौन से सब्सटेंस है, मतलब इनमें से इस तरह की कुछ कंपोनेंट्स अगर उस मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो ही ये प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं। देखते हैं ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन, आयोडीन क्रिस्टल्स, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर में ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयोडीन क्रिस्टल्स, आयोडीन भी डायरेक्टली फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेप्थलीन बॉल्स कुछ ही समय पर, कुछ दिनों में, है ना, इट टेक सम टाइम, देन धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होती जाती है, पर वो डिज़ोल्व होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से कैम्फर भी बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड भी उनमें से एक है। तो ये देखिए, ये सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हम ये तैयार करते हैं, क्योंकि इसको हीटिंग करना है तो हम बर्नसन बर्नर लेते हैं, ट्रिपोड स्टैंड, जिसके ऊपर हमने एक चाइना डिश रखी हुई है। इस चाइना डिश में हमारे अमोनियम क्लोराइड के साथ सैंड और सॉल्ट, ये चीज़ें मिली हुई है। तो मतलब इस तरीके की इम्प्यूरिटीज़ है। सैंड और सॉल्ट क्या इम्प्यूरिटी है, पर उसमें से हमको अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट करना है। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे सेपरेट आउट हो सकता है, आप जैसे ही हीट दोगे तो अमोनियम, और उसको फनल से, है ना, एक इन्वर्टेड फनल रख दो और फनल को आप कॉटन प्लग से, यहाँ पे देखिए आप, कॉटन प्लग से, वो है कॉटन प्लग से करने से क्या हुआ कि जो फनल है वो, क्योंकि अब हमको पता है सब्लाइम होकर सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपर क्या होगी, उड़ बाहर जा सकती है, पर हमको तो कलेक्ट करना है अमोनियम क्लोराइड, तो इसकी वजह से हमने इसको कॉटन प्लग से बंद करके रखा है। तो इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड बाहर वेपर बन के नहीं जा पाएगी, वो क्या करेगी, उसी इन्वर्टेड फनल में जमा हो जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी उसकी सरफेस में। ओके, उसके बाद आप स्पैटुला की मदद से उस अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस सब्लिमेशन का। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्रोमेटोग्राफी। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, और पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम। क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये भी एक फिज़िकल मेथड है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है। इसको देखो, समझने वाली चीज़ है। अभी तक की जो 3 थी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सिंपल हमने क्या किया, एक रोटेटरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, चीज़ें रोटेट होने लगी, क्योंकि डिफरेंट डेंसिटी होने के कारण वो अपने आप को, हायर और लोअर डेंसिटी होने के कारण वो अपने आप को 2 फेज में सेपरेट आउट कर लेती है। और इवापोरेशन में सिंपली जो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल है उसको हम वेपर बन के बाहर स्केप आउट करवा देते हैं, तो जो नीचे हमारी डिश में बचा हुआ पार्ट होता है वो सॉल्यूट होता है, जिसको हमको ऑब्टेन करना होता है। इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाती हैं चीज़ें। दूसरा, इवापोरेशन के अलावा हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा और सब्लिमेशन पढ़ा। सब्लिमेशन में भी सिंपल क्या हो रहा है कि हमारा जो जिस भी पार्ट को हमको, अगर मिक्सचर में से किसी एक कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है, तो उसकी एक कंडीशन है, एक कंपलसरी कंडीशन ये है कि उनमें से कोई भी एक कंपोनेंट सब्लिमेबल होना चाहिए। अगर वो सब्लिमेबल नेचर शो करता है तो जो वो कंपोनेंट जो सब्लिमेबल नेचर का है वो हीट पाने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको इन्वर्टिंग फनल के हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। पर क्रोमेटोग्राफी देखिए, क्रोमेटोग्राफी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम 2 तरह के फेस यूज़ करते हैं। एक तो होता है हमारा स्टेशनरी फेस, एक हमारा क्या होता है, स्टेशनरी फेस, और दूसरा क्या होता है हमारा मोबाइल फेस। तो इस तरीके से हमारे पास 2 फेस होते हैं। मोबाइल फेस वो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि मूवमेंट शो करता है, ये फ्लो करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। और स्टेशनरी फिक्स क्या होता है, फिक्स होता है, एक कॉलम में फिक्स होता है।
तो इसमें क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल ही यही है कि इसमें जिस भी कंपोनेंट को हमको सेपरेट आउट करना है तो उन कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, ये दोनों दो अलग अलग तरह के फेस होते हैं, तो इनमें वो जो कंपोनेंट्स उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। समझ लीजिए पर्टिकुलर ए नाम का कोई कंपोनेंट है, उसको बी से सेपरेट आउट करना है, तो उस केस में हमें क्या होना चाहिए, जो ए है, सपोज जो ए है वो स्टेशनरी फेस, जिस भी चीज़ का स्टेशनरी फेस बना हुआ है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव या एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करे या उसके प्रति ज़्यादा एफिनिटी दिखाए, लव दिखाए, तो क्या करेगा, ए जाके स्टेशनरी फेस से चिपक जाएगा या बाउंड हो जाएगा। बचा बी, तो बी को क्या होना चाहिए, अगर वो अपोजिट नेचर शो करेगा तो वो स्टेशनरी फेस से बाइंड नहीं करेगा, वो मोबाइल फेस से बाइंड कर लेगा। किससे बाइंड कर लेगा, ये मोबाइल फेस से बाइंड कर लेगा, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहा है, इससे ज़्यादा सॉल्यूबल है। तो ए जो है अगर स्टेशनरी फेस में सॉल्यूबल है तो वो क्या रहेगा, फिक्स्ड हो जाएगा, और जो बी है वो अगर मोबाइल फेस में ज़्यादा शो कर रहा है तो जैसे जैसे मोबाइल फेस, जो भी मोबाइल फेस आपने लिया, अगर जैसे जैसे वो डायरेक्शन में मूव करेगा उसी तरीके से बी कंपोनेंट भी उस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, और स्टेशनरी फेस तो एक जगह फिक्स होता है, तो क्या हुआ, बी जो होता है वो फ्लो करता जाएगा और आप उसे उस पर्टिकुलर मिक्सचर में से उस कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर दोगे। देखते हैं हम इसको आगे और अच्छे से भी समझते हैं। इसके पहले क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले जो टर्म था क्रोमेटोग्राफी 1906 में मिकेल टीस्वेट ने किया था। ये लीव्स के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्रोमेटोग्राफी टर्म किया, और क्रोमेटोग्राफी सबसे फर्स्ट टाइम कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ की गई थी, इसलिए इसका वर्ड, क्योंकि क्रोमा वर्ड का मीनिंग, ये जो क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा वर्ड है, क्रोमा वर्ड का मीनिंग ही होता है कलर्ड। तो कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट आउट करके उसका एक ग्राफ प्रिपेयर करना की प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना, ऐसे सॉल्यूट्स, ऐसे कई सारे सॉल्यूट, जब एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो जो कि सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूबल हो, कुछ थोड़ा कम सॉल्यूबल हो। एक सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट होना चाहिए या बाइंडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए, उस तरीके से वो जो जिसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी उस वाले मैटर से, उस वाले सॉल्वेंट से बाइंडिंग कोफिशिएंट होगा। ओके, तो देखते हैं, इट वाज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वाज गिवन। तो चलिए हम इसको डिटेल में और आगे समझते हैं। क्रोमेटोग्राफी समझने के पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में। इसमें एक टर्म आता है, बार बार आएगा, एनालाइट। एनालाइट क्या है, वो सब्सटेंस है जिसको हमको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट आउट करना है। ओके, क्रोमेटोग्राफी मतलब एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में वो कंपोनेंट जिसको हमको सेपरेट करना है उसे हम एनालाइट बोलते हैं। ओके, मोबाइल फेस क्या होता है, मोबाइल फेस पहले तो या तो वो लिक्विड नेचर का होगा या गैस नेचर का होगा, और वो फेस होता है जो कि मूव करता है एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में। स्टेशनरी फेस क्या होता है, उसको हम एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो एड्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब करने में अंतर होता है, यहाँ एड्जॉर्ब वर्ड यूज हुआ है। एड्जॉर्ब, सॉलिड और सॉलिड के बीच की जो बाइंडिंग होती है उसको हम एड्जॉर्ब बोलते हैं। तो स्टेशनरी फेस हमारा या तो सॉलिड नेचर का, मोस्ट ऑफ द केसेस वो सॉलिड होता है, बट किसी किसी कंडीशन में अगर वो लिक्विड नेचर का है तो वो सॉलिड से बाउंडेड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं पर्टिकुलर कॉलम में जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। और एक लास्ट टर्म है हमारे पास, सपोर्टिंग मीडियम। सपोर्टिंग मीडियम वो सॉलिड सरफेस होता है, वो पर्टिकुलर पूरा सॉलिड सरफेस जिसमें स्टेशनरी फेस को बाउंड किया जाता है, अगर वो लिक्विड है तो। अगर वो सॉलिड है तो उसे किसी सॉलिड सरफेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक सॉलिड है। बट अगर वो लिक्विड है तो उसे एक सॉलिड सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, और उस सॉलिड सरफेस को हम सपोर्टिंग मीडियम बोलते हैं। ओके, तो ये सारे टर्म्स, इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल रूप से क्रोमेटोग्राफी को समझते हैं और उसके प्रिंसिपल को समझते हैं। आप देखिए, यहाँ सिंपल क्रोमेटोग्राफी का एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास पूरा एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या किया हुआ है, वाटर मतलब एक सॉल्वेंट है।
इस वाटर को आप मोबाइल फेस मान सकते हो, वाटर को क्या मान सकते हो, इधर मोबाइल फेस मान सकते हो। इसमें हमने एक पेपर लिया हुआ है, देखिए आप, बीच में एक पेपर की स्ट्रिप है और उसमें 2 पॉइंट, मतलब इसको हमने पिंस की मदद से उसमें पिंच आउट कर दिया है। पीस ऑफ वुड लिया और पीस ऑफ वुड में हमने पेपर को पिन वो कर दिया, पिन की मदद से उसमें चिपका दिया है। अब ये जो पेपर है, पेपर किसका बना होता है बच्चों, सेलुलोज मटेरियल का बना होता है। तो जो सेलुलोज हो गया वो हमारा क्या हो गया, स्टेशनरी फेस हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि पेपर हमारा स्टेशनरी फेस हो गया और जो वाटर हो गया वो हमारा मोबाइल फेस हो गया। अब देखिए इसमें एनालाइट क्या है, यहाँ हमारा जो एनालाइट है वो है इंक स्पॉट। आपको देखो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का इंक स्पॉट दिख रहा है, बिल्कुल पेपर के नीचे, ये ब्लैक कलर का इंक स्पॉट। ये जो इंक स्पॉट है, जैसे ही हमारा क्या होगा, वाटर क्या करता है, पेपर जैसे ही वो पेपर से होगा, क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, तो वो कैपिलरी एक्शन शो करेगा। क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन, यानी ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो वाटर है वो फ्लो करेगा, ड्रॉप करके एक आगे की डायरेक्शन में बढ़ना चालू करेगा पेपर की। और आपने देखा भी होगा, अगर आप पेपर को एक बूंद पानी डालते हो तो कैपिलरी एक्शन के कारण वो धीरे धीरे एक ज़्यादा सरफेस गीली हो जाती है। भले आपने एक पॉइंट में पानी डाला था, बट धीरे धीरे एक पेपर का सरफेस पूरा गीला दिखता है ना। तो इवन ऑयल ड्रॉप को भी देख के देखो, क्यों, क्योंकि सेलुलोज की वजह से सेलुलोज में किसी भी तरह की कैपिलरी मूवमेंट शो हो सकती है। तो ये क्या हुआ कि जो पानी है, पानी क्या करेगा, पेपर वो करेगा और पेपर से वही सॉलिड फेस से जो स्टेशनरी फेस है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ये पानी आगे की ओर बढ़ेगा तो इंक भी उसके साथ मूव कर रहा है। तो इंक में जो डिफरेंट, आपने कुछ देर बाद देखा, एंड में, स्टार्ट में तो ये था, पर एंड में आपने क्या देखा कि इंक धीरे धीरे जैसी जैसी पानी फ्लो करेगा, पानी देखिए ये पेपर में चढ़ता जा रहा है ना। पेपर पहले बिल्कुल वाइट कलर का था, अब लाइट ब्लू कलर का हो गया। तो जैसे ही ये पेपर में ऊपर बढ़ता जा रहा है तो हमारे इंक के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, जिनको हम डाइज बोलते हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, सेपरेट आउट होते जा रहे हैं। ओके, कुछ डाई ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल होते, तो वो क्या होते जाएंगे, पानी के साथ ऊपर मूव करते जाएंगे। और कुछ डाई कैसे होते हैं, वो पानी में कम सॉल्यूबल होते हैं और पेपर के लिए ज़्यादा सॉल्यूबल है, मतलब सेलुलोज मटेरियल से ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे। तो जो सेलुलोज मटेरियल से ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे वो सबसे नीचे ऑब्टेन हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी के साथ आगे बढ़ने की बजाय क्या करेंगे, सॉलिड मटेरियल के साथ फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ सारा खेल क्या है बेटा, एफिनिटी का है। एफिनिटी यानी एक लगाव, अगर इसको बोले एफिनिटी यानी एक लगाव, एक बॉन्ड। ओके, तो मतलब जो हमारा एनालाइट था, यानी जो हमारा इंक था, इंक के जो भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट अलग अलग एफिनिटी शो कर रहे हैं। किसके किसके लिए, यहाँ 2 लोगों के बीच में किसी एक को चुनना है। जैसे कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें, हमने रास्ते में कुछ लोगों को यहाँ सीता, गीता, श्यामा, रामा, ये सब लोगों को हमने लाइन में खड़े कर दिया। अब हमारे कुछ उन्हीं की कॉलोनी में से हमने क्या किया, उन्हीं की कॉलोनी में से कुछ बच्चों को हमने बोला कि आप उस पार तक जाइए और अपने अपने मेंबर्स को चुन लीजिए। तो यहाँ पर जो सीता, गीता और श्यामा, जो भी लोग रास्ते में खड़े होंगे, तो कुछ बच्चे होंगे जो सीता से ज़्यादा क्लोज होंगे, वो सीता के पास जाके रुक जाएंगे, कुछ बच्चे गीता के पास जाके रुक जाएंगे। तो वो गीता के पास क्यों रुक गए, क्योंकि उनकी उससे ज़्यादा एफिनिटी है। कुछ बच्चे श्यामा के पास जाके रुकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर यही हो रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो वाटर है और एक सेलुलोज है, सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ पेपर, है ना। तो इंक के वो कंपोनेंट या तो कुछ सेलुलोज से ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे तो वो पहले ही रुक जाएंगे, और जो वाटर के साथ एफिनिटी शो करेंगे वो वाटर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। जितनी ज़्यादा एफिनिटी वो उतने ऊपर तक चढ़ेगा। किससे, वाटर से जितनी ज़्यादा एफिनिटी वो कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपने देख रहे हो कि येलो कलर सबसे ऊपर मिल रहा है, यानी जो येलो कलर का डाई, यहाँ पे सपोज इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। तो ये जो येलो कलर है, येलो कलर की एफिनिटी कहीं ना कहीं किससे सबसे ज़्यादा है, वाटर से सबसे ज़्यादा है। और सबसे नीचे जो है वो देखो पिंकिश और ग्रीनिश कलर दिख रहे हैं, जो काई कलर होता है उस तरह का कलर हमें सबसे नीचे दिख रहा है। फिर उसके बाद ब्लू दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब्सटेंस की जो एफिनिटी है वो सेलुलोज से ज़्यादा है। तो ऊपर की ओर अगर हम जाए तो उनकी एफिनिटी मोबाइल फेस से ज़्यादा है, और अगर हम
उल्टे डायरेक्शन में मूव करे तो इनकी एफिनिटी किससे ज़्यादा है, सेलुलोज मटेरियल से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एफिनिटी के बेसिस में जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है। ये सिंपल क्रोमेटोग्राफी अपन ने समझा था। इसी तरीके से एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम पेपर की मदद लेते हैं, इसमें हम एक सॉल्वेंट डालते हैं पर्टिकुलर, वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है, लिक्विड फेस में कभी कभी हम गैस भी लेते हैं। अगर गैस को सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं तो उस क्रोमेटोग्राफी को हम गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसमें हम अलग अलग, सपोज हो सकता है हम लीव्स में से अगर हमको क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कई तरह के पिगमेंट, एक्जेंथोफिल, कई अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं लीफ में, है ना। तो लीफ के जो पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करना है तो वो भी अपनी अलग अलग, आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग ड्रॉप डालना है। यहाँ पे 2-3 तरह के ड्रॉप डालो है, 1 2 3 अलग अलग जगह उन्होंने ड्रॉप डाला था स्टार्टिंग में, 1 2 3 ऐसे करके ड्रॉप डाले होंगे, जो कि जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं तो अपने आप को डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, जहाँ तक पानी गया है, जो आपका सॉल्वेंट है वो जहाँ तक पहुँचा है, उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी जो उसने कवर किया, उसमें सबसे ऊपर में एरो लिखा है और ये लिखा हुआ है सॉल्वेंट फ्रंट। क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट फ्रंट। ये सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, सॉल्वेंट फ्रंट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ सॉल्वेंट कैन मूव। मतलब सॉल्वेंट कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस सॉल्वेंट फ्रंट कहलाता है। तो ये जो सॉल्वेंट फ्रंट है ये क्या होता है बच्चों, ये सॉल्वेंट फ्रंट की मदद से हम क्रोमेटोग्राफी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ओके, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया है। ठीक है, देखिए हर तरह हम वुडन या फिर यहाँ पर लिड से कवर्ड है। कवर्ड क्यों है, ताकि हमारा सॉल्वेंट वेपोराइज होके चले ना जाए। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी में मेन क्या टर्मिनोलॉजी आएगी, डिफरेंशियल एफिनिटीज़। यहाँ एफिनिटीज़ का रोल है, एफिनिटीज़ यानी एक लगाव। तो यहाँ क्या होता है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनालाइट। एनालाइट के जो अलग अलग कंपोनेंट है उनका स्टेशनरी और मोबाइल फेस, टूवर्ड्स द स्टेशनरी और मोबाइल फेस इन द डिफरेंशियल सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट। तो उस कंपोनेंट की डिफरेंशियल सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंशियल एफिनिटीज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनालाइट टूवर्ड्स द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस रिजल्ट इन द डिफरेंशियल सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट। अब बात है अगर एफिनिटी की, तो एफिनिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा, एफिनिटी एड्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है या सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, और अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो ये पोलैरिटी पर भी डिपेंड करता है। तो जो सब्सटेंस जिसके लिए जितना ज़्यादा पोलर है, जैसे अगर आपको फैट को सेपरेट आउट करना है तो आपके पास अगर अल्कोहल है, तो अल्कोहल कैसा है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, फैट भी ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा। तो फैट किसके साथ ज़्यादा मूव करेगा, अल्कोहल के साथ ज़्यादा मूव करेगा। बट अगर आप उसको वाटर के साथ मूव करवाना चाहो तो वाटर के साथ वो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप स्टेशनरी फेस की तरह अल्कोहल को यूज़ कर सकते हो, जो कि बाउंडेड फॉर्म में या किसी भी तरीके से, है ना। इस तरीके से हम देखते हैं कि किसकी किससे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है या किसकी किससे ज़्यादा पोलैरिटी है, या कौन किससे ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है। एड्जॉर्प्शन यानी द प्रॉपर्टी ऑफ हाउ वेल अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर स्टिक्स टू द स्टेशनरी फेस। मतलब वो ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब हो रहा है या ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूबल कर रहा है। सॉल्युबिलिटी किस में होगा, उसके मोबाइल फेस में, और एड्जॉर्ब वो किस में करता है, स्टेशनरी फेस में, क्योंकि स्टेशनरी फेस हमारा सॉलिड होता है। तो हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्टेशनरी फेस द स्लोअर द मॉलिक्यूल विल मूव थ्रू द कॉलम। क्योंकि स्टेशनरी फेस से अगर उसकी एफिनिटी, उसका प्यार मोहब्बत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, आगे पानी के साथ जाएगा क्या, नहीं, वो बोलेगा तुम जाओ मैं तो यहीं रुकता हूँ, है ना। और इसलिए उसका मूवमेंट कम होगा। बट अगर जिसकी मोबाइल फेस से पानी के साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो द फास्टर द मॉलिक्यूल विल मूव थ्रू द कॉलम। ठीक है,
क्रोमेटोग्राफी भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये सारी क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल हम, सबकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, वही एफिनिटी, डिफरेंशियल एफिनिटी, बट इसके बारे में जो डिटेल है वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला केमिकल लेबोरेटरीज में सबसे वाइडली यूज होने वाला सेपरेशन टेक्निक है, जिसको हम एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं कि किस में कितने, जैसे इंक, आपको क्या पता है क्या एक ब्लैक कलर की इंक में कितने डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ये हम एनालाइज कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस की। आइसोलेट भी कर सकते हैं, जैसे लीफ के डिफरेंट पिगमेंट्स को आइसोलेट करना हो। प्यूरीफाई भी करते हैं, प्यूरिफिकेशन तो कर ही रहे हैं हम, मिक्सचर को सेपरेट आउट करना मतलब क्या, प्यूरीफाई फॉर्म में ऑब्टेन करना, और सेपरेट करने में, जैसे कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से जो डिफरेंट ड्रग्स है उसको भी सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Like the video if you have gained the knowledge and share with your friends. And to remember to subscribe the channel Learning with Concept by PS to remain tuned with the concepts of NCERT. Thank you for all. Thank you to all for today, and next we will come with the another 4 techniques of the separation. Goodbye.